Hello everyone and welcome back to the channel The Commerce Coach. So today we are going to start और basically end the chapter. Start तो नहीं end करेंगे आज chapter को. NPO का last question है ये question number 3. Question number 3 मैं आज की क्लास में कराऊंगा और it is around 10 lectures on NPO. Now we will end it. आज हम लोग NPO को ख़त्म करने वाले हैं और NPO का ये last question करते ही chapter भी समाप्त हो जाएगा. Hope so कि आपको throughout the chapter हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई हो and rest of the question from the exercise you can ask me in the personal message or DM message, but I would like to request you to do it by yourself because by doing yourself only you can get what you have learned throughout these 10 lectures if you are following all the lectures. Okay, so basically what we call it, we have to do it by ourselves to judge ourselves, to check whether we are getting the topics or the concepts as I am explaining to you. If you get the answer in the very first time correctly, then yes, you are done with it. Okay, so you have 1 2 3 questions with you guys. You can do it by yourself. I believe in you. You can do it by yourself because I have done, sorry, we have done a lot of questions now, a lot of illustrations now, so you are capable enough to tackle these all the questions. Okay, if you have any doubts in these kind of questions, but please do solve it once. Okay, I need a basically half answer, it is okay, but I need an answer. अगर आप डाउट भी मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे पहले वो फोटो भेजें जो आपने क्वेश्चन करा है, ताकि जितना आपने करा है मैं उसके थ्रू ही आपको समझा सकूँ. ओके, डू नॉट आस्क मी इन द एयर, हवा में बातें ना करें प्लीज़. क्वेश्चंस को करें. पढ़ने के बाद अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो दोबारा पढ़ें, क्योंकि इस लेवल पे आके आपको पढ़ के क्वेश्चन तो एटलीस्ट समझ में आना चाहिए. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर दैट इज़ फाइन, बट इस लेवल पे आके आपको क्वेश्चन पढ़ के तो समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है एंड लाइन्स का मतलब क्या है. तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा देता हूँ आज. क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे इतना स्पेशल नहीं है कुछ इसमें, और इतना लेवल अप नहीं करा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में भी, बट फिर भी एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राष्ट्रीय क्लब. ओके, कैपिटल फंड इनका हमको दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल फंड दे रखा है. ओके, सबसे पहला तो मुझे एनालाइज करना स्टार्ट कर देना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन. जब मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ना शुरू करूँ मैं जब से एनालाइज करना शुरू कर देना चाहिए. अगर मुझको कैपिटल फंड दे रखा है तो मेरे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि आई डू नॉट हैव टू प्रिपेयर आर ओपनिंग बैलेंस शीट नाउ. ओपनिंग बैलेंस शीट मेरे को बनानी ही नहीं है अब किसी भी हालत में, क्योंकि मेरे को कैपिटल फंड स्टार्टिंग का दे रखा है. देन आई हैव क्रेडिटर्स, देन आई हैव सब्सक्रिप्शन रिसीट इन एडवांस, then I have outstanding salaries, then I have investment in 4% bonds. What does this 4% means to us? It means the interest upon bonds. ये आपको पता होनी चाहिए बातें. होप सो कि आपको पता हो कि जो सिक्योरिटीज होती हैं कुछ जिनके ऊपर इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, जैसे कि डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके आगे परसेंटेज लिखी रहती है बिकॉज द परसेंटेज इज फिक्स अपॉन देम. तो हम लोगों को एक बात याद रखनी है कि इनके ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा बिकॉज इट इज रिटन इन द एसेट साइड. Sir, what are the basic things you are telling to us? We know everything. We are good at our basics. पता है मुझे कि आप basics में अच्छे हैं, but सबको साथ में लेके चलना पड़ता है. Stock. Then we have stock. Then we have outstanding subscription for 13. Then 14. Then we have balance at bank. And that's all enough we got here. See, in the below section or in the additional information, क्या देख सकते हैं आप additional information में कि क्रिएटर्स आपको क्लोजिंग बैलेंस वाले दिन पे, मतलब क्लोजिंग डेट के दिन क्रिएटर्स की सिचुएशन क्या थी, 50,000, सब्सक्रिप्शन इतनी हो गई, कैश एट बैंक इतना हो गया, एरियर सब्सक्रिप्शन इतना हो गया, एरियर सब्सक्रिप्शन फॉर 14-15 इट इज ईयर एंड 13-14 इट इज ईयर. मेंबर्स एरियर फॉर द प्रोविजन सोल्ड 40,000. इसके बाद डिटेल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग 14-15. ये तो बैलेंसेस बता दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन बताई जा रही है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आउट ऑफ एरियर्स 1,80,000, एरियर 13-14 1,70,000, कैश सेल प्रोविजंस. अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि अब बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज जाएंगे कि सर प्रोविजन क्या हो गया, प्रोविजन क्या हो गया, प्रोविजन क्या हो गया. तो भाई मेरी एक बात समझ लो आप, प्रोविजन का मतलब बहुत कुछ हो सकता है. ओके, इन अकाउंटिंग टर्म्स वी पे फॉर फ्यूचर इट इज नोन एज प्रोविजन, राइट. तो अभी के लिए आप इतना दिमाग में रखेंगे, अभी क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. कैश फ्लो प्रोविजन, सैलरी पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, 4% बॉन्ड परचेज 1 लाख ऑन 1/4/2014. सर ये डेट क्यों दी है? आप जब भी इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपको डेट चाहिए रहेगा, इसलिए दिया हुआ है. कैश परचेज ऑफ प्रोविजन 9 लाख रुपीज़, क्रेडिट सेल ऑफ प्रोविजन टू मेंबर्स 9 लाख रुपीज़. तो अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मैं प्रोविजन की सेल भी कर रहा हूँ, परचेज भी कर रहा हूँ, और मेंबर्स ने
कुछ उधार पे भी प्रोविजंस मेरे से खरीदे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर्स एरियर, उधारी मतलब बेसिकली विच इज बकाया, इट इज नोन एज एरियर। what do we call arrears? Arrears means an amount which has not been paid yet, right? तो आपको एक बात यहाँ पे समझनी है कि अगर प्रोविजन बिक भी रहा है, खरीदा भी जा रहा है और उधारी पे भी दिया जा रहा है, दैट मीन्स इट इज अ गुड। और आपने, अब मैं आपको बताता हूँ प्रोविजन का मतलब क्या है। आपने, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रोविजनल स्टोर्स, हैवंट यू? आपने प्रोविजन स्टोर्स के बारे में सुना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजनल स्टोर्स? प्रोविजनल स्टोर्स मीन्स द जनरल गुड्स स्टोर विच सेल्स आउट द जनरल गुड्स ऑफ डेली नीड्स। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि क्लब प्रोविजंस बेसिकली घर का कुछ नॉर्मल सामान बेचा करता है और उसे खरीदता भी है और अपने मेंबर्स को बेचता है। टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस दैट मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग 14-15 was 7 लाख रुपए। टोटल परचेज ऑफ प्रोविजन ये रही। प्रॉफिट ऑन प्रोविजन 1,20,000 रुपए। द सैलरी फॉर देयर 14-15 4,50,000 and 20,000 रुपए। इफ you are required to prepare the receipt and payment account and the income and expenditure account for the year ended 31st March 2015. Hopefully we do not have to prepare balance sheet here, we only have to prepare receipt and payment. I also told you in the relevant previous lectures, मैंने आपको बताया था कि receipt and payment जहाँ पे भी बनाना रहेगा वहाँ पे information जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, because we do not have to prepare balance sheet here. That is why the question will take the same amount of time एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन इन विच वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। जिस क्वेश्चन में हम लोग बैलेंस शीट बनाया करते थे बट वहाँ रिसीट एंड पेमेंट नहीं बनाया करते थे, उसके जितना टाइम ये क्वेश्चन भी लेगा, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट्स नाउ हैव बीन इंक्रीज्ड। तो आपको समझने वाली चीज़ें हैं। अब रिसीट एंड पेमेंट मुझे बताने की कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज नाउ एवरी स्टूडेंट मस्ट बी मास्टर ऑफ इट। इट इज़ अ कैश अकाउंट, बेसिकली कैश समरी। इसके अंदर आपको जो भी पैसा मिलेगा, जो भी पैसा जाएगा वो दिखाना है। तो सबसे पहले आपको पैसा मिलेगा कौन सा, उसके पहले आपको देखना पड़ेगा बैलेंस बीडी कितना था। तो बैलेंस बीडी कितना था? 40-500 शुरुआत में आपके पास पैसा था। 40-500 शुरुआत में आपके पास पैसा था। क्या हमारे पास इसके बाद पेमेंट के बारे में कोई जानकारी है? तो हम लोग देख लेते हैं। एक बार ये भी देख लेना है कि आपको कहीं क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन नहीं है। अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है बैंक का, देन यू विल हैव टू फाइंड अनदर थिंग। अब ये देखें कि क्लोजिंग बैलेंस आपको कैश एट बैंक 1,70,000 पे मेरे ख्याल से दे रखा हुआ है। तो आप इस क्लोजिंग बैलेंस को 1,70,000 को यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देंगे। सर हमको ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है, तो सर इस अकाउंट से निकलेगा क्या आखिर? देखो, अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर में एक चीज तो निकलती ही निकलती है, राइट? अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस भी है एंड वी हैव क्लोजिंग बैलेंस एज वेल, देन व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? देखो, इसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। आप एक एक करके पेमेंट डालते जाइए। यू विल हैव टू बेसिकली डू नॉट वेस्ट योर टाइम कि आप एक बार पढ़ें या देन फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करें। नो, यू विल हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन राइट अवे, राइट नाउ, एंड देन you will analyze the question simultaneously. Means by preparing an account, you will understand, yes, this transaction will be recorded here and there. Are you getting my point or not? Isn't it? ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका हो जाता है एनपीओ के लिए या किसी भी फाइनल अकाउंट्स के लिए, जब आप चीज़ों को साइमल्टेनियसली करते हैं। अगर आप चीज़ों को इंडिविजुअली करेंगे देन इट विल बेसिकली hamper you, because you only have 3 hours of time in your examination. That is why please prepare accordingly. Now see, हम लोगों को एक एक करके ना सारे खर्चों को डालना है। तो खर्चे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, डिटेल और ट्रांजेक्शन में खर्चे होंगे ऑब्वियसली। तो देखें, अभी मैं खर्चा डालना पहले शुरू करता हूँ, रिसीव की मैं बाद में बात करूँगा। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है पहला खर्चा, सैलरी पेड 4 लाख रुपए, राइट? सैलरी पेड 4 लाख रुपए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी सैलरी दिखा दूंगा, 4 लाख रुपए जो मैंने दी है। इफ यू कैन मैच द थिंग्स अप, यू विल गेट व्हाट आई एम सेइंग। इंटरेस्ट रिसीव 4500 रुपये, रिसीव अभी छोड़ दिया। बॉन्ड परचेज करा था 1 लाख रुपए का, दिखा दिया यहाँ पे बॉन्ड। इसके बाद आई हैव कैश परचेज प्रोविजन, तो बेसिकली मैंने प्रोविजन परचेज करी है 9 लाख रुपए की, क्योंकि मेरे लिए गुड्स हैं इसलिए मैं इसका यहाँ पे दिखा दूंगा। वैसे भी ये कैश अकाउंट है, जो भी पेमेंट करेंगे दिखाएंगे ही। अब ये देखिए, क्रेडिट सेल ऑफ मेंबर्स, ये इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू रिसीट एंड पेमेंट। वाई? पहली बात तो हम लोग पेमेंट ही देख रहे हैं अभी, तो बेसिकली पेमेंट में तो सेल आती नहीं है वैसे भी, लेकिन फिर भी बिकॉज इट फॉलोज कैश बेसिस, ये क्रेडिट सेल यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी। तो एम आई क्लियर विद इट? तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उससे मैंने 3 पेमेंट डाल दी है। अब उसके बाद देखें तो मुझे यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ये नहीं दे रखी कि मैंने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट करी। अब सर क्रेडिटर्स को पेमेंट करी भी है नहीं करी कैसे पता चलेगा? तो आप क्रेडिटर्स देखें, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1 लाख रुपए। देन यू हैव क्लोजिंग बैलेंस 50,000। तो सर सिंपल तो है, अगर क्रेडिटर शुरुआत में मेरे 50,000 रुपए थे, देन एट द एंड आई हैव 1 लाख रुपीज, दैट मीन्स
इन द ईयर आई हैव पेड 50,000 टू द क्रेडिटर्स बिकॉज इट हैज डिक्रीज नाउ ना। ये डिक्रीज कैसे हो गए, 1 लाख से 50,000 हो गए तो पेमेंट ही करी होगी ना। तो इतना सिंपल तो चीज़ें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिटर्स के लिए आपने कुछ परचेज उधारी पे भी करी है। इफ यू नो कि एक क्रेडिटर्स अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें क्रेडिट परचेज भी आती हैं और क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में है। इफ यू सी इट, अगर आप देखेंगे तो आपको क्रेडिट परचेज भी मिलेगी और क्रेडिट सेल भी मिलेगी प्रोविजंस की। ओके, क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? कहते हैं हाँ जी सर। तो आप अब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे या तो आप स्टेटमेंट बना सकते हैं ताकि आप वो पेमेंट निकाल सके जो हमने क्रेडिटर्स को करी है। ठीक है जी, जो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाला गया है। तो वर्किंग नोट नंबर 3 पे ले चलता हूँ आपको। वर्किंग नोट नंबर 3 में देखें, बैलेंस बीडी आपका कितना था, बिकॉज इट इज एन लायबिलिटी अकाउंट, इट इज एन लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, दैट इज व्हाई इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम क्रेडिट साइड नॉट फ्रॉम डेबिट साइड। ओके, तो बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए है और आपने प्रोविजन साल के दौरान खरीदी कितनी है। तो प्रोविजन आपने साल के दौरान कितनी खरीदी, यू विल हैव टू लुक फॉर इट नाउ। तो आप देखेंगे कि आपने साल के दौरान प्रोविजंस कितनी परचेज करी हैं ऑन ऑब्वियसली क्रेडिट, राइट। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोगों को अगर इंफॉर्मेशन दी हुई होगी तो वी विल टेक इट अप। अब देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। परचेज बॉन्ड परचेज करे हैं, परचेज ऑफ प्रोविजंस, कैश परचेज ऑफ प्रोविजंस 9 लाख रुपीज। Okay, if we can see here, cash purchase is 9 lakh rupees. Here we have cash purchase of 9 lakh rupees. Okay, sir. Basically we have also, we should have also purchases here in the question. Let's read it again. Here we have it. See, here we have it. Total purchase of provision. We have total purchase, right? We have what? Total purchase. Total purchase comprise of cash and credit. कैश एंड क्रेडिट दोनों होता है, कैश एंड क्रेडिट दोनों होता है टोटल परचेज में। तो टोटल परचेज इक्वल टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, राइट। और हमारे पास कैश परचेज क्वेश्चन में दे रखा है विच इज नॉट 9 लाख रुपीज, इट इज 90,000 रुपीज। देखो सॉल्यूशन में देखोगे तो 90,000 ही लिखा है, ऊपर 9 लाख के क्वेश्चन में ठीक कर लेना। तो अगर आपके पास कैश परचेज 90,000 है और टोटल परचेज आपके पास कितनी है 10,90,000, देन व्हाट इज द क्रेडिट परचेज, क्योंकि क्रेडिटर्स अकाउंट में खाली क्रेडिट परचेज ही जाएगी। तो सी क्रेडिट परचेज विल बी इक्वल टू व्हाट 10 लाख रुपीज, राइट। तो क्रेडिट परचेज आपके पास आ गए 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए की आप क्रेडिट परचेज जो है वो यहाँ पे डालेंगे। ये नीचे वाले अकाउंट में है हमारे पास में, तो आप यहाँ पे 10 लाख रुपए की क्रेडिट परचेज डालेंगे। नाउ योर लायबिलिटी इज 11 लाख रुपीज। आपको 11 लाख देने हैं, अभी अमाउंट मेरे पास नहीं है, 11 लाख देने हैं और मेरे साल के आखिरी में मेरे को 50,000 ही देने। तो मैंने साल के दौरान में कितने पे कर दिए सर, 10,50,000 रुपये आई हैव पेड इन द ईयर। तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो सर इस अकाउंट में हमने 10,50,000 रुपये की पेमेंट डाल दी। ओके, नाउ वी आर डन विद द क्रेडिट साइड, नाउ वी आर कमिंग अप ऑन टू द डेबिट साइड। तो बैलेंस बीडी 42,500 हो गया हमारे पास, पहले डाल चुके हैं। सब्सक्रिप्शन जो आपको मिली है 12/13 की, 13/14 की, 180 और 170, ये ऊपर क्वेश्चन में ही है। आप देख सकते हैं कि आपको चीज़ें किस हिसाब से दी हुई हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीट आउट ऑफ एरियर्स 12/13 की 180, एरियर 13/14 की 170। अब आपको एक बात याद रखनी है कि कैश अकाउंट में पीरियड मैटर नहीं करता, बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मतलब पीरियड मैटर नहीं करता, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करता है। तो यहाँ पे तो आप अंदाज़न डाल सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन किसी भी साल की मिली और डालेंगे यही। बट अगर ये अकाउंट मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता तो मैं कुछ अलग तरीके से सोचता। अब 14/15 में मुझे कितनी की सब्सक्रिप्शन मिली है ये मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पे एरियर और सब्सक्रिप्शन दे रखा है बस 270। तो मुझे अब सब्सक्रिप्शन निकालना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग निकालते थे शुरुआत से ही वैसे ही हम लोग निकालेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीट ड्यूरिंग द ईयर कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिला कितना। वर्किंग नोट नंबर 4 में देखें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रखा है। इट इज़ नॉट कंपल्सरली दैट यू हैव टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आप स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। तो देखें यहाँ पे तो 3 साल का था ना, इसलिए उन्होंने कंबाइन करके एक अकाउंट बना दिया, आप अकाउंट भी बना सकते हैं। देखें तो 14/15 का बैलेंस बीडी यहाँ पे आ गया एंड बैलेंस बीडी यहाँ पे भी आ गया। सर दोनों आउट ऑफ बैलेंस बीडी मैंने जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट इस लेक्चर में आपको समझाया था वहाँ पे मैंने समझाया था कि आउटस्टैंडिंग और एडवांस का बैलेंस है अलग अलग, ठीक है। अब देखें कैश अकाउंट में 180 और 170 मिल गया आपको, ओके डन विद इट, यस। और यहाँ पे बैड डेट होगा 30,000 रुपये की, यहाँ पे बैलेंस सीडी 10,000 रुपये का हो गया। ये तो बैलेंस
बैलेंसिंग फिगर निकला है। तो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। मेरे ख्याल से सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की मुझे कोई ज़रूरत बताने की यहाँ पे एज सच नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लेना, या आप एक बार प्रीवियस लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मैंने बहुत टाइम लेके समझाया है, और मैं होप्सो की इतना उम्मीद रख सकता हूँ आपसे कि अब आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट एटलीस्ट आ गया होगा। तो साल के दौरान मिले कितने हैं? 4 लाख रुपए मिले हैं। सर 4 लाख रुपए आए हैं कैसे? देखें, आपको बैलेंस बीडी 30,000 रुपये दे रखा है। सर ये बैलेंस बीडी कौन सा है? देखो, थोड़ा सा मैं आपको एम्फासिस करके समझाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ चीज़ों को। नाउ यू विल गो इनटू द बैलेंस शीट। आप देखेंगे कि यहाँ पे एडवांस का बैलेंस दे रखा है मेरे को 30,000 रुपये, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग का बैलेंस 14-15, मतलब बेसिकली एडवांस ही ना 14-15 दो, और 13-14, 3 लाख रुपये, राइट। अब आप देखें तो आपका यहाँ पे एडवांस आ रहा है। यहाँ पे किसका बैलेंस लिखेंगे आप? एडवांस का। और यहाँ पे किसका लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग। एज यू कैन सी हियर 13-14 का आउटस्टैंडिंग और 12-13 का आउटस्टैंडिंग इज हियर। लिख दिया 30,000 रुपये। अब ये 4 लाख रुपये समझ लो यहाँ पे है ही नहीं। अब बैलेंस सीडी कितना है? देखें बैलेंस सीडी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बैलेंस सीडी यू कैन गेट इट ईजिली। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बैलेंस सीडी हमें ढूंढना है तो हमें इंफॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। then we will be having the information regarding the subscription closing balance, okay, which is 270. As you can see here, arrear of subscription for 14-15 270. अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मेरा डेबिट साइड आता है तो मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड आएगा, राइट। तो ये बैलेंस सीडी किसका है? ये बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग का, ये बात आप याद रखेंगे। तो बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग का कितना है? 270। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? अभी मेरे पास 2 आइटम है सिर्फ, ठीक है। और 14-15 में मेरे पास ये 7 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये कहाँ से आया? अभी मैं बता देता हूँ आपको कि कहाँ से आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग 14-15 बाद 7 लाख रुपए। तो सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग मतलब इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी है? खाली 7 लाख रुपए। तो मतलब इस साल की सब्सक्रिप्शन ही खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होती है, आपको पता है। तो आप 7 लाख रुपए यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे कितना हो गया? 270 और 30,000, 3 लाख। 7 लाख में से 3 लाख गए तो 4 लाख रुपए आपका आ गया अमाउंट, जो कि है आपका बेसिकली वो अमाउंट जो आपने बेसिकली यहाँ पे कैश अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, जो रिसीव पेमेंट में जाएगा। तो 4 लाख रुपए आ गए जो आपको रिसीव हुए हैं। इसका कैश सेल आपकी 1,20,000 रुपए की, इंटरेस्ट आपको 4500 मिला है। नाउ डेटर ऑल्सो यू विल हैव टू प्रिपेयर डेटर अकाउंट। सर डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर अकाउंट भी सेम फंडे से बनेगा जैसे क्रेडिटर्स अकाउंट बना था। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनेगा। देखें कैसे बन रहा है। देखें, आपने बैलेंसिंग फिगर बैलेंस बीडी डाला है यहाँ पे डेटर्स अकाउंट में। देखो बैलेंस बीडी कुछ भी नहीं था शुरुआत में, कुछ भी बैलेंस बीडी नहीं था। तो मैंने यहाँ पे सेल डाली, सेल ऑफ प्रोविजन 9 लाख रुपए, सीडी 40,000 रुपये। तो आगे मेरा कैश सेल्स आ गई मेरे पास में ये 8,60,000 रुपये। कैश सेल्स नहीं, मतलब बेसिकली कैश पेड टू डेटर्स। कैश पेड टू डेटर्स आ गया 8,60,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन आ गया 40,000 रुपये, और यहाँ पे आ गया मेरा टोटल रिसीट पेमेंट अकाउंट का टोटल जो भी चीज़ें मैंने देखनी है वो मैंने कर ली। नाउ वी विल हैव टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें हम लोग सैलरी डालेंगे खाली इस साल की, रेंट डालेंगे। अब बैड डेट, बैड डेट 30,000 रुपये के कैसा है? देखो प्रोविजंस अकाउंट बनाया है हमने। ओपनिंग स्टॉक 60,000 का था, परचेज 10,90,000 की करी है, क्योंकि इस वाले अकाउंट में, या मैं ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा हूँ इसको, आप ट्रेडिंग अकाउंट में आपको याद होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग परचेज कौन सी दिखाते हैं? सर टोटल परचेजेस दिखाते हैं, ना ही कैश ना ही क्रेडिट, टोटल परचेज। दैट इज वाई वी विल हैव टू राइट हियर 10,90,000। फिर सेल आ गई, कैश के क्रेडिट के अलग अलग करके लिख दी, बट नो वरीज टोटल लिखनी है। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। प्रॉफिट हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है। देखो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको दे रखा है कि प्रॉफिट आपका 1,20,000 रुपये है, प्रॉफिट ऑन प्रोविजंस। तो 1,20,000 रुपये प्रॉफिट आ गया, और क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 2,50,000 रुपये। दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो ये तो प्रोविजन अकाउंट से हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला जो बैलेंस शीट में जाने वाला है। सर अब बैड डेट कैसे निकलेंगे? देखो मैं बैड डेट आपको बता देता हूँ कि बैड डेट निकलेंगे कैसे। तो आपको एक बात समझनी है कि बैड डेट्स वैसे तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट से निकलेंगे। देखें कि आपको बेसिकली पैसे मिले कितने? 170 अगेंस्ट ऑफ व्हाट? आपको मिलने कितने चाहिए थे? सीडी आपका 1 लाख रुपए है। यू वाज supposed to receive 3 lakh rupees but you have only received 1,70,000 and 1 lakh, तो मतलब 30,000 का बैड डेट, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे बैड डेट डालेंगे 30,000 रुपये का। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा कि बैड डेट कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो बैड डेट आपने 30,000 का डाल दिया।
इसके बाद सब्सक्रिप्शन 7 लाख रुपए, इंटरेस्ट 4500, अक्रूड इंटरेस्ट 5500, 10,000, क्योंकि हम लोग अक्रूड इंटरेस्ट भी दिखाएंगे इसमें। एक्चुअली इट वाज एक्चुअली रिसीव्ड इट इज अक्रूड। प्रॉफिट ऑन प्रोविजन 1,20 डाल दिया यहाँ पे हमने पूरा, ठीक है सर। और फिर हम लोग अब यहाँ पे अपना सरप्लस और डेफिसिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सरप्लस आ रहा है एंड दैट्स ऑल, द क्वेश्चन इज नाउ फिनिश्ड। तो अब आप एक्सरसाइज के साथ में बचते हैं, आप एक्सरसाइज खुद करेंगे। एक्सरसाइज 1 2 3, 3 क्वेश्चंस आर देयर। आई होप that you can tackle all these questions by the concept that I have told you, or I have been telling you from a long period of time now. Now let's see the index now again. What else are we going to do in our next sessions or in next lectures? What are we going to do exactly? See, हमने कौन कौन सी चीज़ें कर ली, पहले तो मैं आपको यही बता दूं। हमने अभी तक स्टडी नोट नंबर 2 में से हमने इंश्योरेंस क्लेम कर लिया है। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की 3 वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बाकी मैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग अलग से भी कराऊंगा। प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन स्टडी नोट नंबर 3 पूरा हो गया है, 4 भी पूरा हो गया है, 5 भी पूरा हो गया। तो 3 4 5 तो पूरा हो ही गया है। मतलब 3 4 5 आपको पता है तीनों मिला के कितने मार्क्स का है? इफ़ यू सी हेयर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 40% है। और इस 40% में बस पार्टनरशिप एक है। पार्टनरशिप भी मैंने आपको एडमिशन और रिटायरमेंट करने हैं, एडमिशन मैंने उसमें से भी एडमिशन भी करा दिया है। तो मतलब अराउंड आपके 40 एडमिशन ही आता है पेपर में, अराउंड आपके 40% मार्क्स सिक्योर मैंने करवा दिए हैं। और इतना ही नहीं, मैंने आपको आगे भी चीज़ें कराई हैं। ये चीज़ें तो हो ही गई हैं। इसके अलावा पार्टनरशिप में हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया है। अभी रिटायरमेंट रहता है, रिटायरमेंट रहता है, बस 2 टॉपिक रहते हैं सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं। आपको बस इसकी थ्योरी पढ़नी है, गार्नर वर्सेस मुरे वाली केस की, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में जो है। बाकी अमलगमेशन और ये 2 टॉपिक तो कभी आए नहीं है। स्कैनर भी उठा के आप देख सकते हैं, और ना मिले तो मेरे से ही ले लेना स्कैनर। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर ये भी अभी रहता है, रॉयल्टीज़ भी रहता है, हायर परचेज रहता है, ब्रांच डिपार्टमेंटल अकाउंट, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। दिस इज़ व्हाट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं तो हो जाएगा। 1 2 पेज का ये, ज़्यादा का नहीं है। देखो 23 से 5 पेजेस का होगा मुश्किल से। आप इसमें से क्वेश्चन सर्टेनली आता ही आता है। ऑफलाइन एग्जामिनेशन में तो एटलीस्ट आता था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैंने आपको कौन सा करा दिया, एस नंबर 1 मैंने चैनल पर पढ़ा है, आप देख सकते हैं। एस नंबर 2 भी हो चुका है, 7 भी हो चुका है, ये हो चुके हैं। इसमें 9 और 10 बचा है बस। 9 और 10 भी मैं करवा दूंगा। तो बस इतनी चीज़ें इंडेस आपको करने नहीं है। इंडेस तो फाइनल वाले बच्चों के लिए होते हैं, क्योंकि ठीक है। अब बचा इसके बाद बेसिक्स, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो अब हम लोग अगली बार क्या करने वाले हैं, मैं आपको वो बता दूं। व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट टारगेट? आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको अब अगली क्लास में होपफुली रॉयल्टीज़ कराऊंगा, ओके क्योंकि रॉयल्टीज इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, रॉयल्टी करेंगे, ठीक है। तो मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा आपको अकाउंटिंग का। ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस 40% तो हो ही चुका है। और बेसिक्स भी मैं, देखो फंडामेंटल तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आने ही चाहिए। कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन भी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, और बेसिक्स की भी पड़ी हुई है। इन सब की वीडियोस पड़ी हैं। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है, खैर इंटर के लिए तो नहीं है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन वगैरह नहीं, मतलब 2 टॉपिक छोड़ के 4 टॉपिक आप कर सकते हैं, इसकी भी वीडियोस पड़ी हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज की भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, कंसाइनमेंट की भी पड़ी हैं, अगर आप देखना चाहें तो। वैसे तो बेसिकली इनको सेपरेटली मैं अलग से सीएम एंटर के लिए एक्सक्लूसिवली भी करवाऊंगा। तो अभी तक उसमें 43 वीडियोस हैं, 43 लेक्चर्स आर देयर इन द प्लेलिस्ट। और अब ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि विद द टाइम वी हैव टू इम्प्रूव इट, इम्प्रोमाइज इट सेल्फ। तो आप देखें कि लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और आप सारे लेक्चर्स देखें, सबसे पहली बात तो ये है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दैट, because this is the only motivation that we get, because we have not yet monetized our channel, and we will not monetize it in the near future, because we need that the every student who cannot afford classes must be benefited for ourselves, okay। चलिए आज के लिए इतना ही। Now we will meet up into the next class, and to next class we will start with royalties. Thank you.